उर्दू आवाज़ टीवी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूवर्स, वीआईपी एपिसोड 5 पार्ट 2 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नुसरत जहां। हमारे वीआईपी गेस्ट प्रोफेसर शाहिद अहमद मेमन साहब कराची पाकिस्तान से, और मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के को होस्ट इस्लामाबाद पाकिस्तान से मोहम्मद शाहिद रशीद साहब। दोस्तों, अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं और अपनी लाइफ स्टोरी अपने दोस्तों से शेयर करना चाहते हैं तो उर्दू आवाज़ TV@gmail.com पर ईमेल करें। अगर आपने अब तक इस एपिसोड के पार्ट 1 को नहीं सुना तो ज़रूर सुने और हमारे साथ शामिल हो जाएं पार्ट 2 में। पाकिस्तान में अमूमन एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, तस्वुर दिया जाता है कि पाकिस्तान में डिसेबल लोगों के लिए जो काम शुरू हुआ वो 1981 में, जब इंटरनेशनल डिसेबल और इंटरनेशनल ईयर मनाया गया डिसेबल लोगों के लिए, ये वहां से शुरू हुआ। कि 1963 में जो है ये पाकिस्तान में ब्लाइंड लोगों की जो मूवमेंट है वो काम कर रही थी। मतलब ये जो लोगों का ये ख्याल है कि 1981 में कहीं काम शुरू हुआ, ये तस्वुर दुरुस्त नहीं है, बल्कि 1963 में जो है। तो शायद सब अभी इसी को हम आगे लेकर चलेंगे। आपका सोशल वर्क तो यहाँ से शुरू हो गया था, फिर एक आपने कई दफा जिक्र किया एक ट्रेन का जो सफर था आपका पाकिस्तान से यूरोप तक का। अगर मुख्तसर अल्फाज आप थोड़ी सी उसकी भी रुदात हमें सुनाएं तो मेरा ख्याल है ब्लाइंड लोगों के, और फिर ये ख्याल किया जाता है ब्लाइंड आदमी अकेला सफर नहीं कर सकता, तो उस दौर में यानी इसके जवाब से पहले आपने एक बात जो कही ना कि काम शुरू हुआ, काम सिर्फ वही नहीं शुरू हुआ था, उसके बाद डॉक्टर फातिमा शाह और बदर साहब वगैरह ने PAB में मेरे आने से, मैं अब उस वक्त तक जो है वो उसमें अभी नया था पैब में, लेकिन बदर साहब जनरल सेक्रेटरी थे, डॉक्टर फातिमा शाह थी, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे काम शुरू कर दिया था, जो बहुत बड़ी बात थी। और उस जमाने में डॉलर इंडस्ट्रीज में और ये K2 सिगरेट फैक्ट्री है और हाइसेंस बल्ब फैक्ट्री है, ऐसी जगह खुद अपनी तौर पर पैब ने स्टाइपेंड देकर, पैब ने माजूरों को स्टाइपेंड नाबीनाओं को देकर मुलाजमत पे रखवाया। और जब ये साबित हुआ कि नाबीना अफराद जो है वो पैकिंग का काम कर सकते हैं, लेबलिंग का काम कर सकते हैं, या इसी नौ का जो फिंगर सेंसिटिव वर्क है वो काम कर सकते हैं, तो वो काम मुख्तलिफ जगह दिलवाए। और वो दिलवाने का सिलसिला 1965 से शुरू हो गया था, और उसी की बुनियाद पर एक इंटरनेशनल कंसेप्ट को सामने लाकर जब मैं आ गया तो हम लोगों ने, डॉक्टर फातिमा शाह ने और हम लोगों ने मिलकर एक लेजिस्लेशन ड्राफ्ट बनाया कि माजूरों को इसकी बुनियाद पर कि आप माजूर फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो उसको लेकर हम पार्लियामेंट के मेंबरों के पास खूब घूमे थे। इससे पहले 81 से पहले वो काम पहले शुरू हो चुका था और उसकी बुनियाद पर ही 81 का ऑर्डिनेंस आया था। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि एक स्टडी टूर का जैसे मैंने जिक्र किया, वो स्टडी टूर से भी पहले 1974 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का सेकंड वर्ल्ड कन्वेंशन जर्मनी में था। अच्छा, उस वक्त PAB के हालात भी इतने ज्यादा नहीं थे और उन्होंने कहा कि बस डॉक्टर फातिमा शाह पहले से उसमें वाइस प्रेसिडेंट है, उसको टिकट दिया जाएगा और बाकियों को नहीं मिलेगा। तो हम बाकी लोग जो है लैंड रूट से गए थे, और लैंड रूट से इस तरह से गए थे कि कराची से हमें सफ़र करना था ट्रेन के ज़रिए, लेकिन हमारा NOC नहीं आया था। हमारा NOC लास्ट मोमेंट तक नहीं आया। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर मिला हमें उस वक्त के शेख रशीद मरहूम, जो बहुत सीनियर शेख रशीद थे, पीपल्स पार्टी के बानियों में से थे। वो उस वक्त वजीर समाजी बहबूद और सेहत थे। मैं उनसे शिपिंग कॉर्पोरेशन के दफ्तर में जाकर मिला और उन्होंने उसी वक्त फ़ोन करके हमारा NOC मंगवाया। तो जिस वक्त NOC आया तो हमें ट्रेन के ज़रिए भी पहुंचने का वक्त नहीं था, क्योंकि हफ्ते के दिन शाम, बस एक हफ्ते में एक बार ट्रेन कराची से जो है वो, कराची से नहीं, कोयटा से जायदान जाया करती थी और आगे यूरोप का रास्ता बनता था। तो कोयटा से जाने के लिए हमें हफ्ते की सुबह से पहले पहुंचना था, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो हम जहाज मैंने लिया और पहली बार मैंने वो जहाज यूज किया था। अच्छा,
हम कोयटा पहुंचने के बिल्कुल करीब हुए और मुझे धूप नजर आ रही थी। उस वक्त मुझे इतनी नजर आता था कि धूप छाव मालूम होती थी। मैंने कहा खुदा का शुक्र है हम कोयटा पे उतरने वाले हैं। उससे पहले 3 दिन तक जहाज नहीं उतर रहा था, बादल भी नहीं। खैर उस दिन बाद वो जहाज उतरने का पहले ऐलान हुआ और फिर उन्होंने कहा नहीं जी हमें मौसम इजाजत नहीं दे रहा, 3 चक्कर के बाद वो हम नवाब शाह के रास्ते वापस कराची जाएंगे। अब मैं बिल्कुल मायूस हो गया था कि मैं शायद इस वक्त का हिस्सा नहीं बनूंगा। हमारे साथी तो कराची से कोयटा पहुंच चुके थे, जिसमें कैप्टन एमआर मलिक भी थे और ये माजिद जो जज बने हैं जो लंदन में, अमीर अली माजिद, ये साथ है। ये तालिब इल्म की हैसियत से मैं उस वक्त का डिप्टी लीडर था, डॉक्टर फातिमा शाह लीडर थी। तो हम लोग, मैं उस दिन नहीं पहुंच सका रात को। अच्छा, फ्लाइट दूसरे दिन सुबह सवेरे थी और 3 फ्लाइटें वापस आई थी। तो उन्होंने कहा जी आपका 3 फ्लाइटें जब जाएंगी जब नंबर आएगा। अच्छा, लकीली डॉक्टर फातिमा शाह के दामाद एहतशाम, जिन्हें अच्छू कहा जाता था, उनकी ड्यूटी थी और स्टेशन मैनेजर थे उस वक्त। मैं उनके पास रात को 12 बजे जैसे ही जहाज से उतरा नवाबशाह से आकर, मैंने कहा जी सुबह मेरी फ्लाइट है और ये मसला है। तो कहा तुम फिक्र नहीं करो, आराम से सो जाओ 2-3 घंटे। सुबह 4 बजे मुझे बंदा आकर ले गया और 7 बजे की फ्लाइट के लिए। और इस तरह से मैं वहां पहुंच गया हफ्ते के दिन। जो अब दिलचस्प बात सुनने वाली है वो आप सुनिएगा अगर सुनना चाहते हैं। जी जी जरूर जरूर। मैं जब एयरपोर्ट पे लैंड हुआ तो उस वक्त कोयटा एयरपोर्ट से शहर जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता था। उनकी शटल सर्विस होती थी और उसका इंतजार करना पड़ता था। जब वो शटल सर्विस आई और हम पहुंचे तो हमें पता चला हफ्ते में एक बार जो ज़ैदान ट्रेन जाती थी वो निकल चुकी है। अब निकल चुकी है तो क्या किया जाए। तो रिक्शा वाले ने कहा, एक रिक्शा वाले ने, कि भाई अगर आप कहें आप मुझे 25 रुपए दें, ये 74 की बात है, वो 25 रुपए पे आमादा हुआ। अब 25 बहुत थे, मुझे 25 रुपए दे तो मैं आपको ट्रेन पकड़ा देता हूँ। मैंने सोचा यार कौन घंटा हो गया है, ट्रेन अब कैसे मिलेगी, लेकिन दे दिया हमने। जर्मनी जाना जो था। तो हमने कहा अच्छा, अब वो 2 स्टाफ छोटे छोटे आए, सफेदन पे जाके खड़ा हो गया, ट्रेन के साथ चिपका दिया हमारा रिक्शा। कहा ये जी आ गया ट्रेन भी, और इस ट्रेन अभी खड़ी है, आगे गई नहीं। अच्छा, वो ट्रेन 41 घंटे में जाया करती थी, 56 घंटे में पहुंची। बहुत सुस्त चलती थी। अब आप इतनी लंबी दास्तान नहीं सुनेंगे, उसकी दास्तान एक अपनी है, उसमें क्या क्या कुछ हुआ और ट्रेन के रास्ते में किस तरह से हम नौकंडी की और तुफ्तान की बॉर्डर पे किस तरह से, जो ताफ्तान हमारे यहाँ कहा जाता है, वो ताफ्तान नहीं, तुफ्तान मजदर से तुफ्तान की बॉर्डर है वैसे वो। और उधर से हम नौकंडी से होते हुए मीर जावा पहुंचे थे। खैर, तो ये मैं बता रहा हूँ कि हमारा जहाज भी मिस हुआ, ट्रेन भी मिस हुई, और बिल आखिर हमने उस ट्रेन को रिक्शा से जाके पकड़ा। जो दिलचस्प बात ये है, और जो हमारी ये मुहिम थी, इस पर वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के मैगजीन में खबर लगी थी, वो जो एडवेंचरस जर्नी ऑफ मिस्टर शाहिद मेमन एंड हिज टीम, इस तरह से खबर लगाई थी उन्होंने। तो ये हमें जो है ना बड़े पापड़ बेलने पड़े कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और जब इस तरह से किया हमने इंट्रोड्यूस, तो यूरोपियन का जो ख्याल था कि वो सब एतबार से जो है बड़े फाल है और उनको तरबियत मिली हुई है, तो उनको अंदाजा हो गया कि नहीं जी, सारी चीजें जदीद टेक्निक तो नहीं होती, अज़्म और हौसला और कुछ और चीजें भी होती हैं कि जो नुमाया और मुतारिफ कराती है और इक्वल मुकाबले पर ले आती है। ये असल कंक्लूड करने वाली बात थी। अब आप माशाल्लाह पीएपी से पीडीएफ में आ चुके हैं, तमाम डिसेबल के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन पीडीएफ के प्लेटफॉर्म से हमें इस पे आपके सेमिनार बहुत अरसे से कोई देखने को नहीं मिले कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है, किस मेंबर के क्या मतलब जो है काम, क्या हुकूक होते हैं और क्या उसके फ़राइज़ होते हैं। इस पर पीडीएफ के प्लेटफॉर्म से काफी अरसे से हमें काम देखने को नहीं मिल रहा है, और पीएबी भी इस पे इस वक्त जो है नहीं कर रही है। पीडीएफ के ऑर्गेनाइजेशन की नेचर वो नहीं है जो इसकी तरबियती थी, लेकिन हमने इल्मी सेमिनार जैसे आईटी के सेमिनार हुए, या अब जैसे वाइट गेम जब होता है तो उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक के मसाइल होते हैं,
एम्प्लॉयमेंट के मसाइल होते हैं, इन पर हम लोग तरबियती प्रोग्राम भी कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं। यूथ सेमिनार्स में एक आध बार आपको हमने बुलाने की भी कोशिश की थी, जो अंदरून सिंध हो रहे हैं वैसे, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा मरकजी सतह पर कमजोर पड़ गया है और यूथ मिनिस्ट्रीज दूसरी जगह अभी तक मोटिवेटेड नहीं हुई हैं। सिंध में मोटिवेट हुई तो सिंध में हमने 9 सेमिनार्स तरबियती कराए नौजवानों के, और वो अल्लाह के फजल से हमने न सिर्फ वो इल्मी लोगों को बुलाया, बल्कि जैसे IBA यूनिवर्सिटी सक्खर में हुआ, इकरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद में हुआ, इस तरह की सारी यूनिवर्सिटीज में वो सेमिनार्स कराए। जो ये सालू यूनिवर्सिटी है खैरपुर की, तो इन सब जगहों पर हुए सेमिनार। ऐसा नहीं है कि सेमिनार नहीं हो रहे, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन की नेचर और मुल्क में हालात और 18वीं तरमीम के बाद कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी कमी हुई है। और आपको पता है कि हम उस पर बहुत दबाव डालते रहे हैं और हम शिकार भी रहे हैं क्या हम 18वीं तरमीम के मनफी असरात को दूर करने की बात क्यों करते हैं। तो कोशिश जारी है, आप दुआ करें। इंसानी कामों में लैकिंग होती है, तो दुआ करें कि अल्लाह हमारे बुढ़ापे को जवानी से बेहतर कर दे और हम ज्यादा बेहतर काम करें। आमीन। सर, ये इन सारी एक्टिविटीज जो आपकी नेशनल यानी अपने मुल्क में रही हैं, तो आपका जो सफर है वो इंटरनेशनल भी है। कुछ बताएं कि किन किन ममालिक में आपने विजिट किया। हम सुनना चाहेंगे कि वहाँ आपका ये जो विजिट है किस तरह का रहा था। कम से कम 50-60 मुल्क दुनिया के है जहाँ मीटिंग में गया, लेकिन तो मैं हमेशा जब भी गया ना तो मैंने मीटिंग्स की और मैंने वहाँ का कल्चर वगैरह जरूर देखा, लेकिन कल्चर के लिए मैं अपना टाइम सुबह सवेरे उठ के जो है, जो पहले मीटिंग से टाइम होता था और बाद का, मैं बाहर जाके आराम नहीं करता था। और जितना टाइम होता था इसलिए कि मेरा पूरा एजुकेशनल कैरियर भी इसी में था। मैं छुट्टी लेकर जाता था, NOC लेकर जाता था, तो मुझे वक्त पे आना पड़ता था। मैं चूंकि ऑस्ट्रेलिया से आपसे मुखातिब हूँ, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लिया जाए कि कब आपका इत्तफाक हुआ ऑस्ट्रेलिया की तरफ विजिट करने का। मैं न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया आया बल्कि मेलबोर्न के जो आपका नेशनल स्टेडियम है, यहाँ मैंने आपके एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया था और इफ्ता के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, इफ्ता इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे मैं था और उसी हैसियत में मैं वहाँ गया था और मैंने एक टूर्नामेंट का इफ्तिताह भी उसी स्टेडियम में। तो मैंने उनको कहा, यार आपके लिए ब्लाइंड के लिए सहूलियात तो बहुत है, ये आपने यहाँ पर स्टूडियो भी बनाया, कमेंटेटर्स जो है रूम भी बनाया है और ये डिस्प्ले भी बनाया है, सब कुछ है। उसने कहा नहीं जी, ये वो स्टेडियम है जो हमारी कौमी टीम का है और ये एक्सेसिबल है हमारे लिए। उसके बाद आके मैंने पाकिस्तान में भी मुतालबा किया था और हमें मुख्तलिफ जगह आहिस्ते आहिस्ते देना, अब तो हो गया है ये, हमें देना शुरू किया था कि जो नॉर्मल लोगों के लिए फैसिलिटीज है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए डिसेबल्ड के लिए भी, और उससे जो है ना वो जो है ना उसका डबल यूटिलाइजेशन होगा और अखराजात रिड्यूस करने में मदद मिलेंगे। वही फैसिलिटीज वही स्टेडियम में कर सकेंगे। तो इस तरह से फिर आपको शायद ये भी मैं बाय द वे बताऊं कि पहली बार पैरालंपिक्स में जो है पाकिस्तान के दस्ते को 92 में मैं ही ले गया था। मैं उस वक्त सोल रिप्रेजेंटेटिव था और स्पोक्समैन था कंट्री का, और मैं ओलंपिक कमेटी का मेंबर भी रहा। पहली बार बर्रे सगीर से नहीं, इंडिया के लोग थे, पहले बार पाकिस्तान से मैं उस कमेटी पर जो है मेंबर बना था। दोस्तों, शाहिद अहमद मेमन साहब ने एशियन ब्लाइंड यूनियन के सदर की हैसियत से अक़वाम मुत्तहिदा में अपने हकूक़ का दिफा करते हुए एक अहम नुक्ते पर भी आवाज़ उठाई। ये सब कुछ जानेंगे आप पार्ट 3 में, सो हमारे साथ रहिएगा। उर्दू आवाज़ TV को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए। आने वाली तमाम न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी और इस तरह की मालूमाती वीडियोस अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तो मुलाकात करते हैं एपिसोड 5 के पार्ट 3 में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।